जूट, सफेद जूट और सांख्यिकी। कहने का मतलब सांख्यिकी कई बार आंकड़े भ्रमात्मक टाइप के, मतलब अलग तरह के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएं कि जिससे मानव या व्यक्ति हैं वो भ्रमित हो जाएं। तो इसलिए ये कथन किसका था, ये कोटेशन पूछी हुई है, तो हमेशा याद रखना डिजराइली। डिजराइली ने ये बात कही थी और सांख्यिकी की सीमाएं यानी कमियों में इसका उल्लेख किया जाता है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, कोटेशन है, जो जट सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य जटिल तथ्यों को सरल बनाना। और झूठ तीन प्रकार के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। ये कथन किसका था, आपका डिजराइली का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। समंकों के बिना नियोजन की कल्पना, समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यानी समंको डाटा के बिना नियोजन का अर्थ हो गया प्लानिंग, है ना। नियोजन की, समंकों के बिना नियोजन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये कथन किसने कहा था, तो इंपॉर्टेंट बात है, ये कथन किसने कहा था, टिपेट ने। किसने कहा था, टिपेट ने। समंकों के बिना नियोजन नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ये कथन किसका था, टिपेट का। ऐसे ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है, परीक्षा के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ये कहता है सांख्यिकीय सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है। सांख्यिकीय सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अधिक योगदान किसका रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सांख्यिकीय सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा या किसने दिया, तो आंसर आएगा आर ए फिशर। ध्यान रखा, ठीक है, आर ए फिशर। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्भर करता है। देखो, प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता क्या है, सैंपलिंग की बात करते हैं ना, कल भी उदाहरण दिया था। तो क्या कहता है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी जब हम सैंपलिंग लेते हैं, सर्वे करते समय उसके जो क्षेत्र है, स्कोप क्षेत्र, किस पर निर्भर करता है भाई। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का जो क्षेत्र है यानी स्कोप है, वो किस पर निर्भर करता है, ऐसे कौन से घटक है जिन पर सबसे ज्यादा ये निर्भर करता है कि क्या होना चाहिए। नंबर एक, ये कहता है उद्देश्य, भाई आपका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए जिसके तहत हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ये पहला। दूसरा ये क्या, पहला क्या था, उद्देश्य, एम। दूसरा कहता है साधन, भाई ऐसे साधन होने चाहिए जिनके माध्यम से हम लोग सर्वे कर सकें। समय की उपलब्धता, आपके पास समय है या नहीं है। ये तीन प्रमुख घटक हैं जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण के स्कोप यानी क्षेत्र में या सैंपलिंग सर्वे के अंदर ये काम आते हैं। उद्देश्य, साधन, समय की उपलब्धता, और आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम सैंपलिंग करते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो अक्सर कुछ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 5-10 ये डिस्कस करते हैं, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक समंकों के कोडांतरण यानी असेंबलिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राथमिक प्राथमिक समंक, ठीक है, समंकों की। देखो, दो तरह के डाटा होते हैं, एक तो प्राइमरी डाटा होते हैं, एक सेकेंडरी डाटा होते हैं। प्राइमरी डाटा के अंदर क्या होता है, हम लोग स्वयं जाकर यदि उस व्यक्ति के से कुछ पूछते हैं जो हमें चाहिए, जिस चीज को हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो हमारे वो डाटा हम डायरेक्ट
प्रत्यक्ष व्यक्ति से लेते हैं तो प्राथमिक समक कहलाते हैं। लेकिन वही डाटा हम किसी अखबार, न्यूज़पेपर होगी या कोई बुक से ले लिया या कहीं कोई किताब या ऐसा सर्वे हो रखा उसमें से डाटा उठा लिया, जैसे भारत की जनसंख्या है, सेंसस में से डाटा उठा लिया, तो वो हमारे लिए द्वितीय यानी सेकेंडरी डाटा के रूप में काम आएंगे। ठीक है, जो कहता है प्राथमिक समंकों के कोडांतरण, ठीक है, असेंबलिंग की प्रक्रिया, असेंबलिंग इसी को बोलते हैं असेंबलिंग, यानी क्रमबद्धता की प्रक्रिया, कोडांतरण क्रम दे देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सर्वे करने जाते हैं तो एक सारणी सी बनती है, टिपेट के द्वारा दी गई सारणी, चार 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 की सारणी बनी होती है, बुकलेट होती है। सर्वे करने गए, सबसे पहले हमने पूरा नक्शा बनाया, फिर एक जगह से दाएं बाएं जो कोना होता है उससे स्टार्ट करते हैं, तो प्रत्येक चाहे कितनी भी गलियां उनको 1 बाय 1 नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कोई छठे नंबर पे खाली बुक खंड भी हो सकता है तो वो भी लिख देते हैं। इस घर में ये घर मकान बना हुआ है, ये तालाबंद मकान है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोडांतरित कर लेते हैं, मतलब क्रमबद्धता कर लेते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक समंकों के कोडांतरण या असेंबलिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं सांख्यिकी संग्रह, सांख्यिकी संग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सांख्यिकी संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्यक्तिक समंकों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों का योग। देखो यह मैं अभी समांतर माध्य पढ़ाऊंगा, हम लोग समांतर माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य के अंदर बीज गणितीय विशेषताएं पढ़ेंगे, है ना, बीज गणितीय विशेषताएं पढ़ेंगे इसकी। उसमें एक विशेषता ऐसी आती है समांतर माध्य में कि व्यक्तिक समक जो एक्स श्रेणी, जैसे 1 2 3 4 5 एक श्रेणी हो गई, इस श्रेणी में इसका समांतर माध्य हमने ज्ञात किया, 5 4 9 3 12 3 15/5 3 आ गया समांतर माध्य। तो कहता है एक्स में से एक्स बार घटा दें, जैसे 1 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, 4 3 और 5 3, देन जो रिजल्ट्स आएंगे इसको हम डी बोलते हैं। डी बराबर जो होता है डेविएशन, अंतर, एक्स माइनस एक्स वर्ग, यानी जो आपके मूल्य दिए हुए होते हैं, व्यक्तिक जो श्रेणी होती है वो, और जो हम रिजल्ट्स निकाल समांतर माध्य, उनके बीच का अंतर, जैसे ये -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यदि इसको जोड़ दें सिग्मा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये इसके बीज गणितीय गुण है जो हम समांतर माध्यम में अध्ययन करेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम बता देता हूं कि समांतर माध्यम व्यक्तिक जो समंक होते हैं का समांतर माध्यम से लिए गए विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। त्रुटि शब्द का सांख्यिकी में क्या मतलब है? त्रुटि, एरर, त्रुटि शब्द का सांख्यिकी में क्या मतलब है? सांख्यिक, स्टेटिस्टिक और इसी के प्राचल पैरामीटर के मूल्य का अंतर। सांख्यिक व प्राचल जो पैरामीटर होता है का जो मूल्य आता है, के मूल्य है का मूल्य का अंतर त्रुटि कहलाती है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, स्मॉल एस बड़े एस, तब ये चीजें समझ में आएंगी, आगे हम और पार्ट में करेंगे। फिलहाल वैसे एक क्वेश्चन याद रखना, त्रुटि का सांख्यिक जो स्टेटिस्टिक्स जो होती है वो प्राचल पैरामीटर जो हमने पैरामीटर लिया है सैंपलिंग के माध्यम से, उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं तो मैंने बता देते हैं। जैसे बाकी आपका इससे अभी फिलहाल चैप्टर से रिलेटेड नहीं है जो हमने पढ़ाया है। आज जो हम अध्ययन करेंगे, आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, देखो आज के जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सांख्यिकी कार्य महत्व व सीमाएं। यानी आज जो हम बात करेंगे सांख्यिकी के कार्य की बात कर रहे हैं, पहला काम हम कर रहे हैं सांख्यिकी के कार्य क्या क्या होते हैं, सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स के क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकीय रीतियां
द्वारा समंकों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करके उचित निष्कर्ष निकालने वाले व्यक्ति को सांख्यिक कहते हैं, स्टैटिस्टिशियन। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्यिक क्या होता है, कौन होता है ये सांख्यिक, कौन होता है। स्टेटिस्टिशियन सांख्यिक के क्या कार्य हो सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब हम कोई सांख्यिक की विधि लगाते हैं तो कोई डाटा कलेक्शन करते हैं, तो पहला काम तो ये क्या करता है, सांख्यिक का फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, समंकों को इकट्ठा करना ना, समंकों का संग्रहण करना, ये इसका पहला काम होता है। यानी सांख्यिक का क्या काम होता है, समंकों को संग्रहण करना, संग्रहण करने के बाद जो वो विधियां बताई थी, प्रस्तुतिकरण, यानी उन समंकों को आपको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन करता है भी क्या है क्या नहीं है। फिर प्रेजेंटेशन करने के बाद वर्गीकरण भी इसका एक पार्ट है, ध्यान रखना, वर्गीकरण तो कर ही लेगा वो कौन सा किस में जाएगा। फिलहाल संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण करेगा, उनका रिजल्ट्स निकालेगा, और रिजल्ट्स निकालने के बाद में लास्ट में निर्वचन करेगा। निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन करेगा कि दो, मान लो ए और बी दो शहर हैं, उन शहर में डाटा कलेक्शन किया तो दोनों के रिजल्ट की तुलना करना निर्वचन की स्थिति कहलाती है। ये एक सांख्यिक के कार्य हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब सांख्यिकी की क्या कार्य हो गए भाई, ये तो है सांख्यिक स्टेटिस्टिशियन के कार्य थे, सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स के क्या, इसके क्या कार्य हैं। तो ये कहता है, सबसे पहली बात जो इसके कार्य की बात करेंगे तो पहला हमारा बनेगा जटिल तथ्यों को, जो मैंने पहले आते ही बताया था, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, है ना, जो हमें समझ में नहीं आया, कठिन जो तथ्य होते हैं उनको सरल बनाने में काम आता है। अब सरल बनाने में, और जो हम तथ्य इकट्ठा करते हैं उन तथ्यों की तुलना भी तो करेंगे, डाटा इकट्ठा कर लिया उससे क्या करना है, तो तथ्यों को की तुलना करने में भी ये सांख्यिकी काम आती है। ये इसका दूसरा काम हो गया। पहला जटिल तथ्यों को सरल करना, पहला काम तो ये था जटिल तथ्यों को सरल करना, यानी सरल रूप में प्रस्तुत करना, ये मान लो ना। और दूसरा काम था तथ्यों की तुलना करने में। फिर ये कहता है उनमें संबंध स्थापित करने में। नीतियां बनेगी, जैसे हम भारत देश की बात करेंगे तो भारत देश में मान लो कोई भी एक नीति बनती है या राजस्थान स्टेट की कोई नीति बनती है, तो हमारे पास यदि पूरा डाटा है तो हम ये बता सकते हैं कि हमें कौन सी योजना लानी चाहिए। जैसे हाल ही में हमारी सरकार ने ये राइट टू हेल्थ वाला बिल लाए है ना, डॉक्टरों ने हड़ताल भी की थी, तो वो जो राइट टू हेल्थ बिल है वो कहीं ना कहीं डाटा कलेक्शन कर रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फील्ड में, तो उसको देखते हुए लाने की कोशिश करी भी, सभी को सबका इलाज हो, ऐसे ही सबको शिक्षा मिले, ये भी अपना है ना, राइट टू एजुकेशन। तो नीति निर्धारण करने में भी सहायक होते हैं जो तथ्य हम इकट्ठा करते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान में अनुभव में वृद्धि करना, अनुमान लगाना, यानी व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करना। उसके अलावा अनुमान लगाना, भाई आने वाले समय में क्या होगा, ये ज़्यादातर हम फसल वगैरह के बारे में आइडिया लगा लेते हैं कि इतनी इतनी फसल की होगी अगले साल, टीआरएस विधि के माध्यम से, ठीक है। वैज्ञानिक नियमों की सत्यता जांच करना, विस्तार का आभास करना, ये एक बार आप रीड आउट करोगे तो मेरे हिसाब से इजी गोइंग याद हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ा काम, कठिन सब काम नहीं है। ऐसे ही सांख्यिकी का महत्व, सबसे इंपॉर्टेंट महत्व क्या हुआ, शासन प्रबंध करने में। जैसे यदि आपके पास पूर्ण देश के, संपूर्ण देश की मान लो डाटा है, तो उस पूरे डाटा को आपके पास है और उसके अनुसार हम शासन चला सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पता हो आज से 15-20 साल पहले, जब ये 2014 में मोदी आया, उससे पहले की बात करें तो आईटी सेक्टर पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था। फिर 2014 में जो एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन से दिखने लगा, लोगों के दिमाग में सिर्फ मोदी को छाया गया, वो सब आईटी का प्रभाव था। भाई सरकारें तो पहले भी चल रही थी, तो वहां पर उन लोगों ने आईटी, यानी जो ये कंप्यूटर युग की बात करें, ऐड गए, उनके माध्यम से अपनी सरकार बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका अपनाया था, वो अभी भी चलता आ रहा है उनका। ऐसे ही
और शासन प्रबंध मतलब जैसे मान लो कोई नीति लागू की, क्या वो सफल रही नहीं रही, तो हमने आईटी के माध्यम से एक सर्वे करवा लिया, उन सर्वे से ये पता लगाया कि जो हमने योजना चलाई उसका पूरा फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, उससे संतोष की स्थिति है या असंतोष की स्थिति है, हमारी सरकार वापस आएगी, वो कब आएगी, जब हम पुराने पुराने जो हमने काम किए हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे हों। तो वो शासन प्रबंध में भी सांख्यिकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन, वो तो हम पढ़ते ही आए हैं आर्थिक नियोजन के बारे में, ये हमने प्लानिंग की थी 1950 से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वो आर्थिक नियोजन था, एक प्लान सेट कर लिया जाता था पंचवर्षीय, जो योजनाएं थी वो आर्थिक नियोजन का ही पार्ट थी। ठीक है, अब तो बंद कर दिया, अब इसकी जगह नीति आयोग कर दिया गया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो पहले जो आपका पंचवर्षीय योजना चलती थी उसकी जगह नीति आयोग को ये चीजें इसमें डाल दी गई। ठीक है ना, पहले पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, चतुर्थ में किस किस में प्लान सेट कर लेते थे, ऑलरेडी प्लानिंग बना कर दिए थे कि इस योजना में ये काम करना है, इसमें इतना लक्ष्य निर्धारण करना है। ऐसे ही वाणिज्य व्यापार में, इनमें भी ये उपयोगी है, अर्थशास्त्र में भी तो है ही। अब आता है सांख्यिकी की सीमाएं, यानी थोड़ी कमियां, लिमिटेशन, कमियां क्या लिमिटेशन। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, सांख्यिकी से हमें संख्याओं का तो ज्ञान हो जाता है लेकिन गुणों का ज्ञान नहीं होता, गुणात्मक तथ्यों का। तो ये केवल संख्यात्मक तथ्यों का के बारे में अवगत कराती है। सांख्यिकी हमें केवल संख्यात्मक तथ्यों के बारे में बताती है, गुणात्मक तथ्यों के बारे में कोई भी बात नहीं करती है। डाटा से, संख्याओं से हमें सिर्फ संख्याओं का ही बोध होता है, उसका रियल जो फैक्ट है गुणों के संबंध वो नहीं मिलता है, ये कमी है। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, यानी ग्रुप की बात करती है, समूह, पूरे समूह का अध्ययन करेगी, अलग अलग इकाइयां हैं उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद सांख्यिकी के निष्कर्ष भ्रामक होते हैं, उनका विश्लेषण बिना संदर्भ के भी कर देते हैं। तो ये कुछ एक चैप्टर था हमारा सांख्यिकी के कार्य, महत्व, सीमाएं। इसमें से एक ही क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, वो है एक सांख्यिक क्या काम करता है, एक स्टैटिस्टिशियन क्या वर्क करता है। अब इसके बाद सांख्यिकीय नियम केवल औसत रूप से और दीर्घकाल में ही सत्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकीय जो नियम है वो ज्यादातर कहाँ सत्य होते हैं, सांख्यिकीय नियम दीर्घकाल में, लंबे समय के अनुसार, एक चीज तो ये याद रखना। और एवरेज यानी औसत रूप से ही सत्य होते हैं, 100% की बात नहीं कर सकते साधारणतः। जो सब अंकों में एक रूपता, सहजातीयता होनी चाहिए, ये भी एक कमी रहती है, ऐसा हो नहीं पाता। सांख्यिकी का उचित प्रयोग केवल विशेषज्ञ, यानी इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है सांख्यिकी का। यदि आप सांख्यिकी के ज्ञान लेकर नहीं चलते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब इससे जो मैंने अभी पढ़ाया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। सांख्यिकीय विधियां निम्न क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं। भाई देखो, सांख्यिकीय विधियां कहाँ प्रयोग में की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आ सकता है। सांख्यिकीय विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, प्रयुक्त या प्रयोग में लाई जाती हैं ये क्वेश्चन है। सांख्यिकी विधियां जो मेथड होते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड जो हैं, वो किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है ना, प्रयुक्त प्रयोग में लाई जाती हैं या क्षेत्रों लिख भाग घटक। पहला उत्तर कहता पूर्ण विज्ञान के रूप में, अर्थ, सामाजिक क्षेत्र, जीव विज्ञान या ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर बनेगा ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में। अब आप कहोगे कि सर वो फर्स्ट आंसर क्यों नहीं लिया, ये आंसर सही है, ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में। फर्स्ट जो पूर्ण विज्ञान, पूर्ण विज्ञान फिजिक्स, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी, ये जो पार्ट की बात करें, तो वहां वैसे भी इसको नहीं लेते क्योंकि ये कला और विज्ञान दोनों ही है, अकेला विज्ञान नहीं है। अर्थ सामाजिक क्षेत्र में भी इसका क्षेत्र कम प्रयोग नहीं लिया था। जीव विज्ञान वो भी उसी का पार्ट होगा, साइंस का। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में। नेक्स्ट, समंकों, समंकों के प्रस्तुतिकरण निम्न स्वरूप में किया जाता है। देखो, समंकों का प्रस्तुतिकरण, अब अभी हमने चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है, प्रस्तुतिकरण वाला हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो कहता जो समंकों का प्रस्तुतिकरण है उसमें पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, आय चित्तर, दंड चित्तर जो भी है,
ठीक है, पाई चित्र, प्रस्तुतिकरण, समंकों का प्रस्तुतिकरण किन किन के द्वारा, किन किन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन दिया सारणियों में, क्या समंकों का प्रस्तुतिकरण सारणियों के माध्यम से कर सकते हैं? एक मिनट बेटा, देखो समंकों के प्रस्तुतिकरण किन स्वरूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सारणियों में, दूसरा ऑप्शन है अरेखीय चित्रों के माध्यम से, ठीक है, अरेखीय चित्रों के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका बिंदु रेखीय विधि द्वारा, है ना। तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये तो खैर बिंदु रेखीय विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम तीनों चीजों से समंकों का प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर वाला। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। समंकों का प्रस्तुतिकरण किया था। देखो इनमें से क्वेश्चन तो एक दो ही बनेंगे, 7 चैप्टर है इस तरह के ना, एक दो बनेंगे, लेकिन अपने को करना जरूर है, क्योंकि बेसिक यही है कि समंकों का प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, आपका ये विश्लेषण वगैरह किन किन विधियों से स्टेप टू स्टेप चलेंगे, जब पता लगेगा। नेक्स्ट कहता है समंकों के प्रति अविश्वास के कारण, यानी आपसे अविश्वास के कारण, यानी समंकों पर विश्वास नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? अविश्वास के कारण समंकों पर ना, समंकों पर अविश्वास के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कहता है सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता। ये बहुत सही बात कही कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है और आप उसी चीज को करने की कोशिश करें, तो स्वाभाविक सी बात है वो काम अच्छे से नहीं होगा। सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता, यानी डाटा कलेक्शन वगैरह, इनमें भी समंकों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। सांख्यिकी सीमाओं की उपेक्षा, विशेष ज्ञान का अभाव, समंकों की शुद्धता को पहचानने पाना, समंकों का दुरुपयोग आदि, ये इसके हैं। दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? विशेषज्ञों की नियुक्ति कर लो, ठीक है, इनकी कमियों पर ध्यान देना, विवेकपूर्ण प्रयोग, आत्म संयम आदि। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम, ये था आपका आज का सांख्यिकी के कार्य वगैरह और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और ये चीजों को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है, अब धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान, हम जो अब टॉपिक पढ़ेंगे, सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन, का आयोजन। आयोजन तो आप समझ ही गए, प्लानिंग होता है ना, अनुसंधान रिसर्च होती है। भाई अनुसंधान का अर्थ क्या हुआ? रिसर्च करना। आयोजन का अर्थ हुआ प्लानिंग करना। और सांख्यिकीय मतलब स्टेटिस्टिकल, ठीक है, स्टेटिस्टिकल रिसर्च प्लानिंग, है ना। तो यहां पर प्लानिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल आपका अनुसंधान, इन्वेस्टिगेट, हाँ रिसर्च वो भी सही है। रिसर्च खोज हो गई, सर्वे हो गया, ठीक है। इसका एक मिनट, किसका है? सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन, ठीक है, प्लानिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब क्या चीज होती है इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। क्या कहता है? किसी क्षेत्र में संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा, यानी किसी भी क्षेत्र में संख्यात्मक विश्लेषण, यानी संख्या का विश्लेषण मतलब अध्ययन करना, उनका मतलब जानकारी प्राप्त करना। किसी भी क्षेत्र में संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा समस्या का उचित निर्वचन करने के उद्देश्य से आवश्यक समंकों के वैज्ञानिक संकलन की क्रिया को सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। देखो सांख्यिकीय अनुसंधान, कोई भी एक क्षेत्र लिया, उस क्षेत्र के संख्यात्मक विश्लेषण, कुछ डाटा प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई वैज्ञानिक विधि लेते हैं, और उस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके के प्रयोग द्वारा जो प्रक्रिया अपनाते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? सांख्यिकीय अनुसंधान कहलाती है। रिपीट कर देता हूं, किसी भी क्षेत्र में संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा समस्या का उचित निर्वचन करने के लिए, कोई समस्या है, उस समस्या के निर्वाचन के, जैसे अभी एक बात कहूं, हाल ही में ज्यादातर पॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है ना,
चाहे वो जयपुर में हो चाहे अदर जगह हो, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ये एक समस्या हो गई। और प्रदूषण बढ़ने के कारण ढूंढेंगे, संख्यात्मक विश्लेषण करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, कोई मेथड लगाएंगे, फिर जो रिजल्ट्स निकालेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी सांख्यिकीय अनुसंधान। तो अब प्रॉब्लम, सॉरी, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है कि सांख्यिकीय अनुसंधान के चरण। चरण का मतलब यहाँ क्या हुआ, देखो, सांख्यिकीय अनुसंधान के चरण का मतलब भाग है ना, कौन कौन से हैं। यानी प्लानिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सांख्यिकीय अनुसंधान स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के चरण भाग, ठीक है। इसकी मेन स्टेप की बात कर रहे हैं, स्टेजेस क्या क्या, मेन स्टेज होगी, स्टेप होगी, जो भी है, ठीक है। कि प्रमुख चरण कौन कौन से हुए, देखो पहला, ये थोड़ा याद रखना है, ये पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। जैसे पहला पहला काम है अनुसंधान का आयोजन करना, अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग द इंक्वायरी, अनुसंधान कि हम क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग करना, का आयोजन, ठीक है। अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग द इंक्वायरी, फर्स्ट स्टेप। ये काम करने में हमें समस्या तो पता होनी चाहिए ना, हमें करना क्या है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, समंकों का संकलन करेंगे, समंकों का संकलन यानी डाटा कलेक्शन करेंगे। फिर डाटा कलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रश्नावलियां चाहिए, अनुसूची चाहिए, मतलब प्रश्नावलियां बनाएंगे, अनुसूचियां बनाएंगे, ये भी बताएंगे दोनों में अंतर क्या होता है ना। फिर इनको मतलब भरवाने का काम भी करेंगे। समंकों का संकलन, प्रश्नावली व अनुसूची की रचना, संकलित समंकों का, यानी ये जो प्रश्नावली अनुसूचित जो ये रचना की है, इनकी जो रचना इनको बनाया है, तो इसका प्रयोग करेंगे लोगों के पे। फिर हम क्या करेंगे, संकलन करेंगे डाटा का, डाटा इकट्ठा करेंगे ना, मतलब डाटा को इकट्ठा करेंगे, ये ध्यान रखना। संकलन करेंगे डाटा का, समंकों का संकलन करेंगे, प्रश्नावली अनुसूचना होगी, संकलित समंकों का संपादन, सॉरी, ये तो हो गया अपना पाठ, तो यहीं आ गया ना, संपादन, यानी उसको एक वो निश्चित क्रम में रखेंगे कि जैसे मैं कहूँ कि 0 से 5 वर्ष तक के बालकों की संख्या कितनी है वो दे दी, फिर 5 से 10 में कितने हैं, 10 से 15 कितने हैं, कौन कितनी कक्षा पास है, कौन कहाँ रहता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन जो भी बनाएंगे हम लोग, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समग्र व्यवस्था लास्ट में, फिर वही बात, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, और विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस होने के बाद में निर्वचन करेंगे, और लास्ट पूछता है अंतिम चरण, ये इंपॉर्टेंट है, अंतिम चरण क्या होगा, यानी लास्ट जरूर पूछता है, जो होता है हमेशा प्रतिवेदन, अंतिम काम था प्रतिवेदन, ये पूछ सकता है। प्रश्न क्या बनेगा, सांख्यिकीय अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है, तो प्रतिवेदन है ना। प्रतिवेदन मतलब सारांश के रूप में लिखने की बात। अब सांख्यिकीय अनुसंधान का हमने क्या पढ़ा अभी, सांख्यिकीय अनुसंधान होती क्या चीज है और कौन कौन से इसके घटक होते हैं, चरण होते हैं, भाग होते हैं, वो हमने अभी रीड आउट किया। अब ये कहता है आगे, ये कहता है कि समग्र सांख्यिकीय अनुसंधान का मूल आधार है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न क्या बना, सांख्यिकीय अनुसंधान का मूल आधार है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रश्न ऐसे बनेंगे, सिलेक्शन कराना है तो इन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। सांख्यिकीय अनुसंधान स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मूल आधार, जैसे हम कहें कि ओरिजिन का मूल आधार, का मूल आधार, हमेशा ध्यान रखना, डाटा के बिना कोई काम नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, समंक, डाटा दैट्स आंसर, ये ध्यान रखना। मूल आधार, ओरिजिन, जैसे मूल उत्पत्ति कहते हैं ना कई चीजों की, तो ऐसे ही मूल आधार, सांख्यिकीय अनुसंधान का मूल आधार कौन होता है,
समअंक होते हैं। ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र उद्देश्य निर्धारण कर लेते हैं। सूचना के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो सूचना के स्रोत दो तरीके हैं, एक तो प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है, और एक द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब द्वितीयक स्रोत को सेकेंडरी डाटा कहते हैं, प्राथमिक स्रोत को आपका प्राइमरी डाटा बोलते हैं। प्राथमिक में मूल उसी व्यक्ति से मिलकर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, द्वितीयक पहले रिसर्च हो चुकी होती है उसमें से डाटा उठा लेते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद आता है अनुसंधान के प्रकार। बस 5 मिनट और कंप्लीट हो जाएगा आज का। अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनुसंधान, अनुसंधान मतलब जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो किन तरीकों से की जा सकती है। तो पहला ये कहता है संगणना अथवा प्रतिदर्श, ये कुछ पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा याद हो जाए तो बढ़िया रहती है। प्रतिदर्श का मतलब सैंपलिंग हो ही गया, है ना, और संगणना होती है सेंसस, सेंसस है ना, SENSUS, सेंसस और सैंपल की बात करेंगे। अब दोनों में अर्थ क्या है ये पता होना चाहिए। तो संगणना का मतलब हो गया संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन, ये होती है संगणना विधि। प्रतिदर्श होता है सैंपल लेके, वो जैसे मैंने चावल वाला उदाहरण बताया था कि चावल पके हुए हैं या नहीं, तो एक गृहिणी क्या करती है, कुछ हिस्सा चावल को उठाता है, उससे उसको चेक कर लेती है, तो वो बात हो गई। वो सैंपल प्रतिशत, लेकिन तरीके अलग अलग, प्रतिशत सैंपलिंग विधियां बहुत सारी हैं। अब वो रैंडमली कुछ ढोल घुमाकर होती हैं, कोई लॉटरी विधि द्वारा होती हैं, कोई टिप्पण तालिकाओं के माध्यम से होती हैं, उसके अलावा यादृच्छिक प्रतिचयन में आती हैं, स्तरित आती हैं, तो काफी है, वो भी डिस्कस करेंगे पूरा। फिलहाल अनुसंधान के प्रकार है, जिसमें पहला है संगणना और प्रतिदर्श। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। देखो नेक्स्ट जो हुआ, नेक्स्ट जो हुआ, नेक्स्ट जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुसंधान, ये दूसरी मेथड जो इन्होंने बताया, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। देखो नाम वैसे ही पता लग रहा है। अब इसके लिए क्या बेस्ट उदाहरण बन सकता है प्रत्यक्ष के लिए, जैसे मुझे किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, या मैं ये कहूं कि एक स्कूल या कॉलेज में मान लो 500 विद्यार्थी हैं, और 500 विद्यार्थी में से कितने के पास स्टेटिस्टिक है, स्टेट है मान लो, या इकोनॉमिक्स है, इसकी जानकारी करने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका तो हो गया मैं डायरेक्ट एक एक से पूछ ही लूं, है ना, हालांकि ये संगणना विधि तो हो ही गई, उसके साथ साथ प्रत्यक्ष विधि भी हो गई ना। और दूसरा ये है कि चलो मैंने पूछा, 50 लोगों से पूछ लिया, 50 लोगों से उनके सब्जेक्ट डिवाइडेशन कर लिए, फिर कुछ आइडिया लगा लिया, या अप्रत्यक्ष रूप से उनके फ्रेंड को ले लिया। मान लो मैं कक्षा में गया, वहां देखा तो 10 लोग थे, बाकी 30 नहीं थे, तो उन 10 से ही पूछ लिया इन 30 के बारे में भी, तो वो हो गया आपका अप्रत्यक्ष अनुसंधान। जैसे हमें हमारे जो फैमिली लोग क्या करते हैं, जब किसी का रिश्ता करना है या शादी करनी है, तो उस दौरान यदि किसी लड़के के या लड़की के बारे में जानना है, तो डायरेक्ट उस फैमिली से नहीं मिलके उसके आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। तो वही मेथड हो गया प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष सिद्धांत इंक्वायरी के रूप में। ऐसे ही एक आता है गुप्त तथा खुला अनुसंधान, गुप्त तथा खुला अनुसंधान। खुला अनुसंधान मतलब ओपन में हो गया। गुप्त मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती हैं, जो सिर्फ उसे कहा जाता है कि हम तो आपका नाम नहीं बताएंगे, कहीं गुप्त रखेंगे, तो उस तरह के अनुसंधान हो गई। प्रारंभिक व पुनरावृत्ति, एक बार पूछना, एक पुनरावृत्ति बार बार पूछने वाली स्थिति हो गई। क्रमिक या सामयिक, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कुछ अनुसंधान के प्रकार बता रहा हूं अभी ना, क्रमिक या सामयिक। क्रमिक अनुसंधान और एक होता है
सामयिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रमिक अनुसंधान में नियमित रूप से समय समय पर स्थायी विभागों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। क्रमिक क्रम के रूप में हो गया और समय समय पर हो गया। जैसे भारत की जनगणना सन 2000 मान लो एक से पहले से चली आ रही है, 18वीं शताब्दी से चल रही है, तो 18 1881 से शायद फर्स्ट टाइम, फिर 91, फिर जैसे 2000 है ना, 1900, फिर 1911 ऐसे चल रही है। और उसके अलावा देखें तो जैसे सांख्यिकी विभाग है, सांख्यिकी विभाग त्रैमासिक, मासिक और इस तरह के डाटा कलेक्शन करके ये सूचकांक होते हैं ना, कीमत सूचकांक वगैरह, इनके बारे में बताता है। तो वो क्रमिक अनुसंधान हो गया। सामयिक अनुसंधान कभी एक बार किसी विशेष समय पर, जैसे भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता, नियोजन काल में आय वितरण वगैरह, कोई कभी कभार एक बार कहीं पे यूज कर लिया। जैसे अभी कोविड इम्पैक्ट की बात करें कि कोविड होने के बाद में कितने लोगों का रोजगार चला गया, क्या इस तरह के कोई सर्वे किया हो, वो सामयिक कहलाता है। एक आता है डाक द्वारा या व्यक्ति व्यक्ति मतलब डायरेक्ट मिलके, और डाक द्वारा मतलब आपने कोई अनुसूची या प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्ति को डाक द्वारा भेज देते हैं और उससे रिजल्ट्स प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा सरकारी अनुसंधान आप जानते ही हो, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जो होती हैं, अर्ध सरकारी नगर निगम, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी व्यापारिक संघ, औद्योगिक संस्था, ये सब चीजें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जो जनगणना है वो किस तरह की है, तो वो सरकारी भी है, व्यक्तिक भी है, नियमित भी है, पुनरावृत्ति है, सार्वजनिक प्रत्यक्ष है, सार्वजनिक तो है ही, प्रत्यक्ष है डायरेक्ट व्यक्ति से व्यक्ति मिलते हैं, प्रतिचयन पर भी है, अप्रत्यक्ष, गुप्त, सामयिक तथा डाक द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान, मोस्ट मोस्टली सारी आ गई उसमें।